हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारी सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिवारीस एकेडमी। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर समास। आज हम पढ़ेंगे समास क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखेंगे, समास के भेद कितने होते हैं इसे हम पढ़ेंगे, और समास में जो प्रमुख उदाहरण की पहचान करनी होती है, परीक्षा में पूछता है कि ये उदाहरण में कौन सा समास है, तो इसकी पहचान को कैसे करना है इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। तो आज पूरा समास चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए, कॉपी पे लिखते चलिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं समास क्या है। समास की अर्थ को जानेंगे और इसकी परिभाषा से हम इसको समझना शुरू करते हैं। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तकरण। दोस्तों, समास का जो अर्थ होता है, समास शब्द का इसका अर्थ होता है संक्षिप्तकरण। ठीक है, परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द, नवीन एवं सार्थक शब्द। ये दोनों चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। ठीक है, समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं एक सार्थक शब्द, जिस जो नवीन शब्द बन रहा है उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। तो नवीन एवं सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं, और समास का अर्थ होता है संक्षिप्तकरण। ठीक है, जैसे उदाहरण से आप समझिए, रसोई घर। रसोई घर एक समास है। जब इसका हम समास विग्रह करते हैं दोस्तों, इसको अलग अलग करते हैं, तो आपका बनता है रसोई के लिए घर। तो अगर कहा जाए कि रसोई के लिए घर का समास शब्द क्या होगा, तो वो रसोई घर होगा। नीलगाय। नीलगाय एक समास है, और इस नीलगाय का जब हम विग्रह करते हैं, अलग अलग पदों को लिखते हैं, तो ये विग्रह होगा नीले रंग की गाय। नीले रंग की गाय को एक शब्द में कहेंगे नीलगाय। ठीक है, तो यहाँ देखिए, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने रसोई घर के लिए बताया कि इसका समासिक शब्द जो है रसोई घर होगा। तो इसमें रसोई घर जो है एक समास के नियमों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यह समासिक शब्द होगा रसोई घर। और जो अलग अलग शब्द होते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो समास के नियमों से निर्मित शब्द को समासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समासिक शब्द को समस्त पद भी कहा जाता है। ठीक है, और जो अलग अलग पद लिखे होते हैं, जिन पदों को मिलाकर समासिक पद बनाया जाता है, समासिक शब्द बनाया जाता है, इन पदों को हम समासिक विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समास विग्रह कहते हैं इसको, जब अलग अलग हम लिखते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखा जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, समास के भेद कितने होते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, और छठवां है बहुव्रीहि समास। ये 6 समास के प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास होता है। हम आगे इसकी परिभाषाओं को देखेंगे क्रमानुसार, और उसके उदाहरण से इसको समझते हुए चलेंगे। पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो इस समास में पहला पद अर्थात पूर्व पद, दो या दो से अधिक पदों को मिला करके समास बनता है। तो जो पहला पद होता है, जिसे पूर्व पद कहते हैं, वो प्रधान होता है। इसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, और पूरा पद पूर्व पद, जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। साथ में प्रधान होने के, मुख्य होने के साथ साथ वह अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है दोस्तों? हमने आपको जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जिसके लिंग वचन कारक आदि में परिवर्तन न किया जा सके, वो अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है अव्यय जो होता है, ये पूर्व पद होता है,
और वही पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। ठीक है, इसमें पहला पद आपको अव्यय मिलेगा, पूर्व प्रधान होगा, इसके साथ साथ ये उपसर्ग भी होता है। जैसे उपसर्ग के शब्द होते हैं, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत, ऐसे शब्द ही जो है पूर्व पद में आते हैं जो अव्यय होते हैं अव्ययी भाव समास में। ठीक है, इसे अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक लाइन में अगर आपको ट्रिक जानना हो कि पूर्व पद कैसा होता है तो वह उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से आप जानेंगे जन्म पर्यंत। अब जन्म पर्यंत में दोस्तों जो हम इसका समासिक शब्द जब बनाते हैं, इसका समास बनाते हैं, तो आपको मिलेगा आजन्म। क्या मिलेगा? आजन्म मिलेगा। आजन्म का अर्थ होता है जन्म पर्यंत। क्या होता है? जन्म पर्यंत। तो आजन्म शब्द में दोस्तों जब आप यहां से देखेंगे तो आजन्म शब्द में आपको यहां से दोस्तों मिलेगा कि आ प्लस जन्म। क्या मिला? जन्म। तो दो शब्द मिलकर बना हुआ है, आ और जन्म, ये दोनों से मिलकर के बना हुआ है आजन्म। ठीक है, आजन्म बना हुआ है। तो इसमें जो पहला पद है, ये पहला पद आ जो है, यही क्या है? यह अव्यय है, या हम कह सकते हैं कि यह उपसर्ग है। ठीक है, और ये प्रधान होता है। जिसमें पहला पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो आजन्म हो गया, जन्म पर्यंत के, इसका अर्थ हो गया। यथावधि हो गया। यथावधि में दोस्तों हमने बताया पहला पद उपसर्ग होगा, तो यथावधि इसका जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा यथा धन अवधि। क्या मिलेगा? यथा धन अवधि होगा। तो यथा जो होगा पूर्व पद जो है ये प्रधान है, अर्थात अवधि के अनुसार। यथावधि का अर्थ होता है अवधि के अनुसार। यथाक्रम है, यथाक्रम में क्रम के अनुसार। दोस्तों यथा का अर्थ होता है के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार। यथाशक्ति होता है शक्ति के अनुसार। तो ये सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और वह अव्यय भी होता है, साथ में वह उपसर्ग भी होता है। जैसे कि अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, निर, यथा, यावत जैसे शब्द आते हैं पूर्व पद में, तो हम वहां कहेंगे कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास उदाहरण है आजन्म, यथावधि, यथाक्रम, यथाशक्ति, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। आगे देखते हैं दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोस्तों क्या होता है कि इस समास में जो दूसरा पद होता है जिसे हम उत्तर पद या अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, पूर्व पद को हम पहला पद कहते थे, इसमें जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद या अंतिम पद कहते हैं। तो इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है या अंतिम पद होता है, या यूं कह सकते हैं जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारकों के चिन्हों का प्रयोग होता है। दोस्तों इसमें जो कारक हमने आपको पढ़ाया था, कारक चिन्ह आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो वो कारक चिन्ह का प्रयोग जो 6 कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास में उनके प्रयोग किए जाते हैं। इसमें 2 कारकों को छोड़ करके, कौन कौन? कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ के बाकी से 6 कारकों के चिन्हों का प्रयोग आपको तत्पुरुष समास के उदाहरण में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जैसे कि कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इनके आपको चिन्ह जो है देखने के लिए तत्पुरुष समास में आपको मिलते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ये नोट में आप याद रखिए कि तत्पुरुष जहां भी कारक चिन्ह का प्रयोग हमको देखने के लिए मिल जाए उदाहरण में, वहां अगर पूछे कि कौन सा समास है तो हम तत्पुरुष समास में उसको हम ढूंढेंगे दोस्तों। तत्पुरुष समास होने की संभावना वहां पर ज्यादा होगी। और तत्पुरुष समास क्या होता है? तो दूसरा पद या अंतिम पद या उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण से कि विद्यालय, विद्यालय में दोस्तों कौन सा समास है? तो जब हम इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो विद्या के लिए आलय, क्या होता है? समास विग्रह विद्या के लिए आलय, अर्थात जहां विद्या अध्ययन करने के लिए लोग आते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। तो इसमें विद्या और आलय ये 2 पद हैं और दोनों को समासिक नियमों के अनुसार मिलाकर के एक नया समासिक शब्द बनाया गया है, विद्यालय। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर पद है आलय, अर्थात आना, विद्या
जहाँ विद्या के लिए अध्ययन करने के लिए लोग आते हैं, अर्थात आना यहाँ पर मुख्य हुआ, इसलिए जो उत्तर पद है वो प्रधान है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तो ऐसे आपने देख लिया। अब कारक चिन्ह से आप देखेंगे कि कारक चिन्ह से कैसे हम जानेंगे तत्पुरुष समास है। तो के लिए दोस्तों, यहाँ पर के लिए कारक है। कौन सा कारक है जो, तो यहाँ पे दोस्तों के लिए कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह का प्रयोग जब होता है तो हम वहां पर भी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र पूछता है कौन सा समास है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कैसे है, तो इसमें राजा का पुत्र, इसका जब हम राजपुत्र का विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो होगा राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र में दोस्तों, राजा का पुत्र बीच में का शब्द लगा हुआ है, ये संबंध कारक है, और संबंध कारक की जहां जो समास में बात आ जाए वहां पर तत्पुरुष समास होगा, और अगर पूछा जाए तो ये संबंध तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। ठीक है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, यहाँ को चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, और इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझते हैं। इसमें समझने का हमको मुख्य रूप से 3 चीज हमें ध्यान देना होगा तत्पुरुष समास में। पहला कि जो उत्तर पद होता है या अंतिम पद वो प्रधान होता है। दूसरा हमें ध्यान ये देना होगा कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जहां कारक चिन्ह का प्रयोग मिल जाए वहां हम तत्पुरुष समास उदाहरण बता देंगे दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगला है द्विगु समास। तीसरा जो भेद होता है इसका द्विगु समास। तो द्विगु समास दोस्तों, द्विगु समास में पहला पद अर्थात जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, अर्थात नंबर होता है। जब कोई संख्या का बोध कराया गया हो, कोई संख्या बताई गई हो, तो ऐसे जो है पूर्व पद संख्यात्मक हो, संख्यावाचक हो, तो ये द्विगु समास होता है। ठीक है। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, जहां पर अर्थात एक से अधिक लोगों के या वस्तुओं के या व्यक्तियों के होने का बोध होता हो, वहां पर द्विगु समास होता है। इसका सीधा ट्रिक होता है दोस्तों, नोट में आप देखेंगे कि द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। जो पहला पद होता है वो संख्या होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण से देखिए त्रिलोक। अब त्रिलोक शब्द का जब आप समास विग्रह करते हैं तो तीनों लोकों का समाहार, अर्थात तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों के समूह को ही कहते हैं क्या, त्रिलोक। तो इसमें जो पहला पद है त्रि, ये त्रिलोक समास में पूछेगा कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्विगु समास है, क्योंकि इसमें जो पहला पद है त्रि, ये त्रि क्या है, संख्यावाचक है, संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण होगा। नवरात्र, नवरात्र में नवरात्रियों का समूह को कहते हैं नवरात्र। तो नवरात्र में द्विगु समास होगा, क्योंकि जो पहला पद है नौ, नौ मतलब बहुत अर्थ का होता है, नौ, नौ का क्या अर्थ होता है, नौ होता है, नौ होता है। तो इस प्रकार से जो पहला पद है वो संख्या है, तो ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दुस्ती, 2 सूतों का समूह। तो पहला 8, 2 अर्थात 2, ये सब क्या है, पहला पद संख्यावाचक है, तो इसीलिए ये द्विगु समास का उदाहरण होगा। हमेशा द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्या समूह का बोध कराता है। ठीक है, इसका विग्रह करने पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं मित्रों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। विग्रह करने पर बीच में और या बीच में क्या आता है, और आता है, या का अगर बोध हो जाए, मिल जाए आपको समास विग्रह करने पर, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोनों पदों के बीच में जब द्वंद्व समास बना होगा तो दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह या लिखा होगा, तो इसका जब बोध होता है तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण से देखिए, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य का जब आप समास बनाते हैं तो ये बनेगा पाप पुण्य। पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो इसको हम कहेंगे द्वंद्व समास का ये उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं इसमें दोनों पद प्रधान है, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है, और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लग जाए, या फिर इसका समास विग्रह करने पर और या आ जाए, तो ऐसे जो है उदाहरण को हम द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे हम देखेंगे सीताराम। सीताराम में क्या है, सीताराम, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो होगा सीता और राम।
क्या होगा, सीता और राम। तो और शब्द आ गया विग्रह करने पर, और जब हमने इसका समास बनाया तो सीताराम, सीताराम में बीच में योजक चिन्ह आ गया सीता और राम के। तो इस प्रकार से यह हम कह देंगे यह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, क्योंकि द्वंद्व समास का नियम है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, सीता भी प्रधान है, राम भी प्रधान है, और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है समास में। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और विग्रह करने पर बीच में और या आता है, तो हम जब उसका विग्रह करते हैं सीताराम का तो सीता और राम बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास होगा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच और आ गया है, और यहाँ पर विग्रह है समास में। समास में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, खर खोटा, खरा या खोटा। तो या और इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में आता है। और जब इसका समास बनाते हैं द्वंद्व समास में तो दोनों पदों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास को आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में अगर कठिन प्रश्न उठाना होगा समास से तो कर्मधारय समास से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रदान होते हैं। देखिए कर्मधारय समास में दोनों पद अर्थात पहला पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। इसके लिंग वचन भी क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों पद भी प्रधान होगा और इसके दो लिंग वचन भी क्या होंगे, समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण होगा। आपको यहाँ से अब अंतर करना होगा। यहाँ तक आप अंतर दोस्तों कर्मधारय समास में आप नहीं कर सकते कि दोनों पद में कौन सा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होता है, इसलिए आप यहाँ पे इसका अंतर नहीं कर पाएंगे। लिंग वचन भी समान होता है इसका। तो आपको जब कर्मधारय ढूंढना होगा तो आप कहाँ से ढूंढेंगे कि समास में जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। विशेषण जो होता है वो जब हम किसी व्यक्ति या वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो पहला शब्द विशेषता बताएगा और दूसरा पद जो होगा वो विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो पहला पद विशेषता बताने वाला शब्द होगा और जो दूसरा पद होगा वो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह सब। इस प्रकार से विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है, तो कर्मधारय समास होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे देखेंगे कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के जो है विशेषता का बोध होता है। पहला पद वही विशेषता बताने वाला होता है और जो दूसरा पद होता है वो खुद संज्ञा सर्वनाम का वो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास है। उदाहरण से देखेंगे चंद्रमुख। अब चंद्रमुख को आप समझिए कि कौन सा समास है। तो चंद्रमुख का जब आप विग्रह करते हैं तो क्या होगा, चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला। तो अब इसमें दोस्तों जो पहला है वो चंद्रमा अर्थात इसकी विशेषता बताई जा रही है किस शब्द से, चंद्रमा से। किसकी विशेषता बताई जा रही है, मुख की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो पहला पद विशेषण हो गया, दूसरा पद विशेष्य हो गया अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। तो मुख की विशेषता बताई जा रही है चंद्रमा शब्द से, अर्थात चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे हम देखेंगे पुनः देखते हैं चंद्रमुख। चंद्रमुख में हम देखेंगे कौन सा समास है। तो पहला चंद्र मुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख, अर्थात मुख की विशेषता बताई जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। इसलिए पहला शब्द जब विशेषण हो जाए और दूसरा पद विशेष्य हो जाए जिसकी विशेषता बताई जाए तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से इसको। हम दही बड़ा है अर्थात दही में डूबा बड़ा, बड़ा एक वस्तु है जिसको दही से जो बनता है, जिसको खाया जाता है, खाद्य पदार्थ है। तो बड़ा यह किस में डूबा हुआ है, दही में, अर्थात इसकी विशेषता क्या है कि यह दही से बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पद विशेषण हो गया, दूसरा पद विशेष्य हो गया, तो ये कर्मधारय समास हो गया। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। ठीक है, अर्थात देव जो है वो किसके समान है, गुरु के समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मधारय समास। चरण कमल, दोस्तों चरण कमल पूछता है बहुत बार कौन सा समास है। तो चरण कमल, कमल के समान चरण, इसमें जो कमल शब्द है इसकी जो है कमल से तुलना की जा रही है चरण की। तो कमल के समान चरण है
इस प्रकार से ये कर्मधारय समास का उदाहरण होता है चरण कमल। ठीक है, इसकी जो इसमें कमल की चरण की विशेषता बताई जा रही है कमल कमल के समान। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक ट्रिक आपको बता दें, जहां पर जो है कर्मधारय समास का विग्रह करने पर आपको लगता है कि कर्मधारय समास है और जब ऐसा विग्रह करने पर के समान अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल ये कर्मधारय समास ही होगा, क्योंकि इसके विग्रह में हमेशा दोनों पदों के बीच में के समान जैसा शब्द जो है आता है विग्रह करने पर। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक भी हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। दोस्तों इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है जिसको अन्य पद के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा दो कोई पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है, दोनों शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। पहला पद विशेषण नहीं होता, विग्रह करने पर समूह का भी बोध इसमें नहीं होता है दोस्तों। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है। ये चीज आप यहाँ ट्रिक के रूप में याद रखेंगे कि जब दो पदों को मिलाकर एक तीसरा अन्य पद बन जाए, नया पद बन जाए जो प्रधान हो जाता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे त्रिनेत्र दोस्तों, त्रिनेत्र, तीन मतलब तीन, नेत्र मीन्स आंख वाला था, तीन आंख वाला अर्थ मिलकर के एक नया शब्द बन गया। कौन? भगवान शिव। तो तीन आंख वाले कौन है? भगवान शिव हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। बहुत लोग त्रिनेत्र को जो है द्विगु समास के उदाहरण बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हम इसका विग्रह करते हैं त्रिनेत्र वाला, तीन आंख वाला, अर्थात कौन हो गया? अर्थात शब्द लग जाता है यहाँ पर इसका विग्रह करने के बाद, तो वहां पर जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, जैसे भगवान शिव, बीड़ा पाणी, हाथ में, पाणी मीन्स होता है हाथ में, बीड़ा मीन्स बजाने वाला, तो हाथ में बीड़ा को रखने वाला, धारण करने वाला कौन होती है? सरस्वती जी होती हैं, अर्थात सरस्वती। हाथ में बीड़ा धारण करने वाला अर्थात सरस्वती। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। यहाँ पर दोनों पद मिलके एक तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला अर्थात सरस्वती। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दो पद मिलकर के कोई पद प्रधान न हो और अन्य तीसरा नया शब्द बन जाए जो प्रधान हो जाता है अन्य पद, तो वही जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समास देखा, इसके 6 हमने भेदों को देखा है, प्रकार और उदाहरण सहित हमने इसको समझा है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो आप शेयर जरूर कीजिए मित्रों में। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।